हेलो। वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं जीके का सेट नंबर 5 लेकर। जैसा हमने बोला था आज बुधवार है और हम सेट जो लेके आते हैं बुधवार, शुक्रवार और सोमवार। सप्ताह के 3 सेट आएंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आता है। 25 क्वेश्चन का सेट है जो एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं। 3 से 4 बार हर क्वेश्चन को पूछा गया, तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा जो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप मेरा क्वेश्चन देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर रखें साथ में, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम बताते हैं और वो एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ने का है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी पढ़िए, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलती है। तो सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी तो नहीं बोलूँगा, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, तो और एग्जामिनेशंस में बहुत ही मदद करेगा, ये गारंटी है। तो आते हैं नंबर क्वेश्चन 1 पर, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कांच से, जो शीशा होता है, उससे जब लाइट रेस जब क्रॉस करता है तो कौन सा ऐसा कलर है। देखो, प्रकाश का जो रंग है उसमें 7 रंग होते हैं, ये तो आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबज्योर, ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, तो उसके 7 रंग हैं। बैनी आप पिनाला, उसको आप 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो उसमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसके जो गति है वो सबसे धीमी पड़ जाती है? हरा, बैंगनी, पीला और लाल, 4 ऑप्शंस दिए गए। अगर आपको उसका जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका सही जवाब जाएगा बैंगनी को। बैंगनी कलर ऐसा कलर है जिसकी गति सबसे धीमी हो जाती है। अगर सबसे गति धीमी होती है तो इसका आंसर हो गया बी। लेकिन अगर इसी के उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा रंग है जिसकी गति सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो वो आंसर होगा डी, दैट इज़ रेड। लाल कलर जो है उसकी गति सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो कांच से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वहाँ पे 7 रंगों में, आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, तो लाल रंग की गति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। तो पहला का आंसर था बी। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी उसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, जिनका उद्योग चलता था, बिजनेस करते थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना किया गया था, उसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, पहला बात कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो पेरिस में था। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्लियर है? तो इसका आंसर ए सही हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हेल्पफुल वीडियो, ठीक है। ये वीडियो आपको मदद कर रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। झूठा सोना किसे कहते हैं? कहीं कहीं आपको झूठा सोना की जगह पे मूर्खों का सोना भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मूर्ख होता है ना, मूर्खों का सोना, या फिर फुल्स गोल्ड। गोल्ड, फुल्स गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना होता है और फुलिश मतलब होता है मूर्ख। तो फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, या मूर्खों का सोना किसको बोलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस फिर से दिए गए हैं। कैल्शियम सल्फाइड, पोटेशियम प्लेटिनम सल्फाइड, आयरन पायराइट, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झूठा सोना किसको कहते हैं। तो देखो, झूठा सोना जो होता है पायराइट को बोलते हैं, जो आयरन पायराइट है। इसका केमिकल फार्मूला था FeS2। क्या होता है? FeS2 इसका केमिकल रासायनिक सूत्र होता है, और ये जो है लोहा और गंधक का यौगिक है। क्या है? लोहा और गंधक का यौगिक है। इसमें ना पीतल की तरह पीले चमक होती है, और इसी से लोग भ्रम में आ जाते हैं कि ये सोना है। क्या होता है? पीतल और की तरह चमक आती है, और ये लोहा और गंधक का जो है, सल्फर और आयरन का ये यौगिक है। पीतल की तरह चमक आने की वजह से हम लोगों को एक धोखा मिलता है कि ये सोना है। इसलिए इसको झूठा सोना, या फिर मूर्खों का सोना, या फिर फुल्स गोल्ड बोलते हैं। अभी हमने बताया। तो क्या सही जवाब था इसका? इसका सही जवाब था आयरन पायराइट, सी इसका राइट आंसर था।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं आपसे पूरा भरोसा दिलाता हूँ एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आते नंबर क्वेश्चन 4 पर। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम जो सप्ताह में 3 वीडियो लाते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 वीडियो होते हैं 25-25 क्वेश्चंस का सीरीज होता है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके इन हिंदी होता है, ऑब्जेक्टिव जीके है। आप उनको पढ़िए, आपको बहुत मदद करेगा। बट कॉपी पेन साथ में लेके, जैसे हम अलग से पॉइंट्स बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए, सेट वाइज, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह से आपको बहुत मदद मिलेगा। आशा धातु किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हर बार देखा जा चुका है ये। यूरेनियम को, रेडियम को, थोरियम को और प्लूटोनियम को आशा धातु किसको बोलते हैं? सही जवाब है यूरेनियम। आशा धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। अच्छा, 2 चीज़ और बताते हैं। फ्यूचर मेटल यानी भविष्य का धातु किसको बोलते हैं? भविष्य का धातु बोलते हैं टाइटेनियम को। कहीं कहीं आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा लेकिन टाइटेनियम का राइट आंसर है, ठीक है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु बोलते हैं। और प्लूटोनियम का नाम सुनोगे, ये जो है इसको बोलते हैं भय का धातु, भय धातु, ठीक है। ये जो प्लूटोनियम है डी नंबर, इसको बोलते हैं भय का धातु, डर जिसको बोलते हैं, भय। क्लियर है? तो आंसर ए इसका सही जवाब था, आशा धातु यूरेनियम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य ने की थी? रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी? ऑप्शन आपके पास हरियाणा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। सही जवाब क्या होगा? रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी 1972-73 में, जिसको कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी बोला गया था। और इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ महाराष्ट्र में, जो कि बी इसका राइट आंसर हो गया। तो 1972-73 में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसको ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी बोलते थे। और ये शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि सप्ताह के 3 दिन आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, एक भी वीडियो मिस ना हो। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर। ये तो मुझको 10+ टाइम्स आज हुए क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, 10 बार से ज़्यादा पूछा गया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ए इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष से भी दूरी नापते हैं, ठीक है। तो ये खगोलीय दूरी नापने का, एक्चुअली देखिए किलोमीटर से भी दूरी नापते हैं, प्रकाश वर्ष से भी दूरी मापते हैं, पारसेक से भी दूरी मापते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है तो ये क्या है? तो ये सब खगोलीय दूरी मापने की पैरामीटर है, ठीक है, ये यंत्र है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? कौन है ऐसे जिनको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? अनुच्छेद 56(1) के तहत, समझिएगा, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं अनुच्छेद 56(1) के तहत। बी इसका राइट आंसर हो गया। तो एक पॉइंट हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे एक्स्ट्रा कि अनुच्छेद 56(1) के तहत। इसी में और पॉइंट पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 56(1) के तहत कौन कौन त्यागपत्र किनको देता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। किनको देंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। समझिएगा, अनुच्छेद 56(1) के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? तो बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बन गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे। तो सेट नंबर वाइज लिखते चलिए। आप जब 10-12 सेट कर लीजिएगा तब आप देखिए आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस, कैसा क्वेश्चन है, कैसा लिंक होगा सारा चीज़। आपको अरे ये तो ऐसा है, इसके साथ ऐसा भी है। एक क्वेश्चन आएगा तो उससे 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, है ना। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? हमने किसी वीडियो में बताया था, इसके पिछले वीडियो में। संसद का 2 सदन होता है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। निम्न सदन जो लोकसभा उसको प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी किस चाल से घूमती है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी किस चाल से घूमती है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1775 किलोमीटर प्रति घंटा और 1750 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब होगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ए इसका राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लिख दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। ऐसे वीडियोस मैं लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। हमारा वीडियो जो आएगा मंडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा और फ्राइडे को आएगा। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन का ऐसा सेट रहेगा और हम कैसे पढ़ा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जब भी आप मेरा वीडियो पढ़िए तो एक कॉपी पेन ज़रूर हाथ में रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर सकें, जितने भी मेरे भाई बहन देखें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप तक, और बहुत जल्द हम करंट अफेयर भी लाने वाले हैं। ठीक है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तिलचट्टा, अच्छा तिलचट्टा के बारे में एक चीज़ और आपको सच्चाई बताता हूँ। ये एक ऐसा जीव होता है, इसका आप गर्दन काट दीजिए तो भी ये 7 दिन जिंदा रहेगा। ठीक है, आप इसको काट के, गर्दन काट के ज़मीन के अंदर भी बंद कर दीजिए, इसको ढक दीजिए तो भी 7 दिन के बाद निकालिएगा तो इसकी लाइफ 7 दिन तक रहती है। ये इसके बारे में एक बहुत बड़ा सच है और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो तिलचट्टे में श्वसन अंग है फुफ्फुस, फेफड़े, ट्रेकिया और क्लोम। सही जवाब क्या होगा? तिलचट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉकरोच, बहुतों को डर लगता है इससे। तो सही जवाब है ट्रेकिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेकिया जो है वो तिलचट्टे का श्वसन अंग है। आते नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पर। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो खैर है नहीं, इस दोनों ऑप्शन में हम आपको बताते हैं कुछ। विश्व का सबसे पहला, अगर कोई विश्वविद्यालय पूछे, है ना, कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप जवाब दे देंगे सी, दैट इज़ नालंदा। लेकिन विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो है वो है तक्षशिला। डी इसका राइट आंसर दे देंगे। और विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय बना था तक्षशिला। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है कि सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, वो है तक्षशिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो जड़त्व का नियम है बॉयल का नियम नहीं, न्यूटन का प्रथम नियम, पास्कल का नियम और हुक का नियम नहीं। जड़त्व का प्रथम का नियम कौन था? न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम से क्वेश्चन ये भी आ चुका है फिजिक्स का क्वेश्चन कि न्यूटन से के प्रथम नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है, उससे किसकी परिभाषा मिलती है? वो बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग की परिभाषा मिलती है, लिख लीजिएगा। और तीसरे से क्रिया और प्रतिक्रिया मिलता है, हर क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होता है। क्लियर है? जिसका हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, दीवार पे बॉल मारते तो बॉल वापस हमारे पास आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि न्यूटन के प्रथम नियम से किस चीज़ की परिभाषा मिलती है, तो आप आंसर मारेंगे बल। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संवेग और तीसरे से क्रिया प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आ चुका है। तो जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो गया। तो फटाफट लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं। मैसूर की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें ना आंसर नहीं छुपा है, लेकिन इनडायरेक्टली आंसर छुपा है। क्या छुपा है वो देखिएगा, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। जब विजयनगर साम्राज्य था ना, उसी समय साउथ में 1612 ईस्वी में, समझिएगा 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत में ओडियार नामक एक राजा था। क्या नाम था? ओडियार नामक एक राजा था जो कि 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? तो इनका नाम हाइड रहता, छुपा रहता, लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ जाए भाई तो इसको मार दीजिएगा फटाक से। अब क्वेश्चन में आता है कि भाई अगर ओडियार नहीं तो इसका नाम क्यों है और इसका आंसर हैदर अली क्यों है? तो जब मैसूर राज्य की स्थापना हो गई तो मैसूर राज्य का 2 प्रमुख राजा बने, एक बने हैदर अली और दूसरा बने टीपू। टीपू का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो टीपू जी और हैदर अली 2 बहुत ही मशहूर राजा बने और साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के 2 पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। क्लियर है? इसलिए इनका नाम यहाँ पर आ गया और आंसर भी डी होगा यहाँ पे। लेकिन अगर ओडियार ऑप्शन आ जाए तो आपको ओडियार बनाना है, क्योंकि ओडियार नामक राजा ने ही 1912 ईस्वी में, कब के 1612 ईस्वी में
मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और हैदर अली और टीपू सुल्तान इसके दो बहुत ही फेमस राजा बने, और ये दो ऐसे राजा थे, सबसे पहले शासक बने जिन्होंने अंग्रेज़ों को, दक्षिण भारत का पहला शासक जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 का उपयोग किस में होता है? प्राकाशिक प्रक्रिया में, फोटोलिसिस में, ग्रेना निर्माण में, और इनमें से कोई नहीं। तो फोटोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, बी इसका सही जवाब है, और ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, देखो रिसेंट रिसर्च में आ चुका है, सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, वो 92 संख्या हो चुकी है बढ़ के, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और चंद्रमा। तो चंद्रमा खुद एक उपग्रह है पृथ्वी का, ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया। तो पृथ्वी, शनि और बृहस्पति में ही आंसर फाइंड करना है कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। तो सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति जो है, ए इसका सही आंसर था। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, और वो संख्या कितने हैं, 92, 92 सबसे ज़्यादा संख्या है। और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है, यानी एक भी, और कहीं कहीं उपग्रह की जगह पे ना आपको चंद्रमा भी लिख देगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपचंद्रमा है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना एक भी चंद्रमा नहीं है। ऐसा ही पूछा, तो उपग्रह और चंद्रमा एक ही होता है, तो कहीं उपग्रह का नाम उपग्रह लिख देते हैं, कहीं उपग्रह का नाम चंद्रमा लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास आ गया, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आ गया आपके पास बृहस्पति के पास, जो कि है 92। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध। ठीक है, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान में आ गया मेरे को कि बृहस्पति के पास 92 उपग्रह तो है, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, वो है गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इतना ही नहीं, पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका कि गैनीमीड उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है, क्योंकि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और इसके जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बुध ग्रह का 8%, बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। ये सोचो कितना बड़ा है। तो गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये बृहस्पति का उपग्रह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था, क्यों हुआ था, सब जानेंगे अभी। देखो, भारत और पाकिस्तान जब लड़ाई हुई थी 1971 में, तो बात है 7 अगस्त 1972 की। 7 अगस्त 1972 की। भारत की प्रधानमंत्री थी उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्या नाम था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लिख लीजिएगा इसको। तो जब भारत और पाकिस्तान में वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद 7 अगस्त 1972 ईस्वी में शिमला में, कहाँ पे? शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आज के डेट में, शिमला में एक समझौता हुआ था। और वो समझौता कब हुआ था? 7 अगस्त 1972 को। कहाँ पे? शिमला में। और ये शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसी को शिमला समझौता बोलते हैं। और ये लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जो थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वो थी। और पाकिस्तान के साइड से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थी। और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी के साथ ही, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आपने सुना ही होगा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ ही शिमला आए हुए थे। तो सही जवाब इसका क्या है? बी, 1972 ईस्वी। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? सबसे पहले ये जानते हैं कि नोबेल गैस होता क्या है। नोबेल गैस जो होता है वो तत्वों का एक समूह होता है, जो कि आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो नोबेल गैस होता है, इसको ऑक्री गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्री गैस बोलते हैं, या निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, ऑक्रिय गैस। ठीक है, ये नोबेल गैस इंग्लिश में। तो आपको निष्क्रिय गैस पूछ दिया जाए, निष्क्रिय गैस पूछ दिया जाए, ऑक्रिय गैस पूछ दिया जाए, या नोबेल गैस पूछ दिया जाए, तीनों एक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो नोबेल गैस है, या ऑक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, वो आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो वो 18वें समूह में आता है। और ये तत्वों का एक समूह है, इसलिए नोबेल गैस है। और कौन कौन सी नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस जो है आप लिख लीजिए, वो है हीलियम, इसका रासायनिक सूत्र ये है, हीलियम दिया हुआ है। जीनॉन, Xe होता है जीनॉन का फार्मूला। ठीक है, क्रेप्टॉन, Kr क्रेप्टॉन होता है। ठीक है, उसके बाद नियॉन, आपको ऑप्शन में दिया भी क्या है, नियॉन, Ne इसका केमिकल फार्मूला होता है। और रेडॉन होता है, जिसका केमिकल फार्मूला Rn होता है।
क्लियर, कितने हो गए? और 1 2 3 4 5, एक होता है आर्गन जो कि विद्युत बल्ब में भरा जाता है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, विद्युत बल्ब जो होता है, जो विद्युत से जलता है बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होता है आर्गन। क्लियर, उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, वो है आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोबेल गैस कौन सा नहीं है? तो नोबेल गैस हमने क्या पढ़ा कि नोबेल गैस जो है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तत्वों का समूह है, जो कि आवर्त सारणी के समूह 18 में आता है। वो कौन कौन से? हीलियम है, जियोन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है और आर्गन है। अब इसमें से क्लोरीन तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन से नोबेल गैस हैं। दीनपना नगर के निर्माण किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कि दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की स्थापना या नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1533 में। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19वें नंबर क्वेश्चन पे। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? फटाफट, सी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और पाली। सही भाषा क्या आर्यों की भाषा थी? संस्कृत। इंडो आर्यन इसको बोलते थे। ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल पे दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन वीडियोस आते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत जल्द हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो कैसे पढ़ाया जा रहा है आप देख रहे हैं, ऐसे ही आगे भी होगा। और आपको कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना है। उसके बाद आपको हर क्वेश्चन का, हर सेट को आपको नोट डाउन करना है। आपके इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होंगी जीके की, आपको मज़ा आ जाएगा। कपास का प्रमुख घटक क्या है? वसी अम्ल, सेलुलोज, वसा और इनमें से कोई नहीं। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ग्रेफाइट में आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2। 2.2 होता है आपेक्षिक घनत्व ग्रेफाइट का। सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन आ चुका है, बट फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। NH6 किस 2 शहरों को जोड़ता है? बहुत बढ़िया। वाराणसी, कन्याकुमारी, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से दिल्ली और कोलकाता से मुंबई। NH6 किसको किसको जोड़ता है? तो सही जवाब है कोलकाता से मुंबई। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पर और आज की वीडियो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर, सेनापति, दीवान और इनमें से कोई नहीं। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते थे। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रमुख होता था वजीर। ए इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 8th में हमने भी पढ़ा था। इसको बोलते हैं तत्व और धातु और धातुमल और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा धातुमल। बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लिखा ही होगा। और बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर शुक्रवार की रात को, और ऐसे वीडियोज़ के सेट आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिया, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो को, सेट नंबर 6 को लेकर शुक्रवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।